friends. Now that we are done with the team analysis and the auction analysis for 2024 IPL, it is time for us to reflect what all has happened since we started our team analysis. आप लोगों को मालूम भी है ये टीम एनालिसिस तो हमने 10-15 दिन पहले शुरू की थी और ऑब्वियसली हमारे पास जो उस टाइम इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हमने टीम एनालिसिस की, प्लस जो भी आईपीएल ऑक्शन में हुआ था, जो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया था, परचेस किया गया था या छोड़ा गया था, उनके बारे में हमने बात की थी। लेकिन अब चूंकि आईपीएल अब 2 दिन बाद शुरू होने वाला है तो मुझे लगता है कि नाउ दिस इज हाई टाइम कि हम लोगों को जरा ये अपडेटेड अपनी टीम थोड़ा देखना चाहिए, सारी टीमों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इस बार आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारी इंजरीज हुई हैं। तो इंजरीज के बाद अब टीम्स का क्या कॉम्पोजिशन हो सकता है वो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो और उसके बाद हम वीडियो के एंड में हम एक अपना प्रोबेबल जो प्ले ऑफ की टीम में जो 4 टीमें जाने वाली हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि आप सबको पता है कि ये आईपीएल इतना ज्यादा डायनामिक गेम होता है कि यहाँ एक एक बॉल के ऊपर बिल्कुल फॉर्च्यून टीम्स के चेंज हो जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हम टीम की स्ट्रेंथ और उनके कप्तान, उनकी कप्तानी की स्टाइल, उनके मैनेजमेंट्स और टीम का जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा जरा जानने की कोशिश करेंगे कि टॉप 4 टीमें कौन सी हो सकती हैं जो कि प्लेऑफ में जाएंगी। और प्लेऑफ में जाने के बाद तो खैर कोई भी जीत सकता है, किसी का भी दिन कभी खराब हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, या कोई एट द टाइम ऑफ द मैच कोई इंजरी हो सकती है, ड्यूरिंग द मैच कुछ हो सकता है, तो वो बात की बात है। लेकिन 10 मैचेस या 20 मैचेस खेलने के बाद टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी उसके बारे में हम जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी टीम की जो एनालिसिस की सीरीज हुई उसके बाद से जो टीम्स में चेंजेस हुए हैं या जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात टाइटंस में देखिए, मोहम्मद शामी के बारे में तो हम सबको पहले से ही पता था। शामी के बारे में हमको अंदेशा था कि ये शायद नहीं खेल पाएगा इस बार, तो एक वो बहुत बड़ा धक्का है हालांकि उनके लिए, और दूसरा बड़ा धक्का तो हार्दिक पांड्या का लगा ही था। हार्दिक पांड्या कुछ भी कहिए, चाहे उसका ऑन या ऑफ द फील्ड जो भी मैनरिज्म है या जो भी बिहेवियर है या जो भी एटीट्यूड है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर तो किसी भी टीम में वॉक इन करता है प्रोवाइडेड ही इज फिट। तो मुझे तो मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हार्दिक पांड्या इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। एज अ क्रिकेटर तो वो बहुत अच्छा है, बाकी वो टीम के लिए क्या करता है और क्या उसने अभी किया और किस तरह से उसने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया, वहां पे कैसे किया, क्या शर्तें रखी, वो बात की बात है। लेकिन एज एन ऑलराउंडर तो जीटी को काफी बड़ा नुकसान हुआ। उसके अलावा एक बस मैथ्यू वेड जो ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर है उसने परमिशन मांगी थी कि भाई मुझे शेफील्ड शील्ड खेलने के लिए कुछ मौका दिया जाए, तो 2-3 मैचेस के लिए गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट ने उसको अलाउ कर दिया। हालांकि उसके पीछे ये भी रीजन है कि गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट को मालूम है कि मैथ्यू वेड को तो वो इमीडिएटली तो नहीं खिलाने वाले हैं। शुरू के 4-5-6 मैचेस तक तो ये अपने रेगुलर टीम के साथ ही जाएंगे और उसके बाद फिर अगर कुछ इनकी परफॉर्मेंस में डिप आता है या कुछ होता है तब ये जाके चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने उसको इजीली जाने दिया, बल्कि ब्रेक दे दिया है 2-3 मैचेस के लिए। बाकी आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से ये जो इंजरीज की जो लिस्ट बनी है अभी लेटेस्ट, इसमें सबसे पहली इंजरी हुई थी रॉबिन मिन्स को। रॉबिन मिन्स को इन्होंने 3 करोड़ 40 लाख रुपए देके खरीदा था। अच्छा खासा उसका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस था और ये लोग, मुझे लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट इसके ऊपर डिपेंड भी कर रहा था। लेकिन फिर वही ये बाइक से जो उसका एक्सीडेंट हुआ है, और मुझे तो बड़ी घबराहट हो गई थी जब मैंने वो डैमेज्ड बाइक की तस्वीरें देखी और मन बड़ा खराब हो गया था। इतनी यंग एज में इस तरह से केयरलेसली गाड़ी चलाना, ये सेम चीज है जो कि इसके साथ हुई थी अपने ऋषभ पंत के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे यंग लोग होंगे जो बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, और ऑब्वियसली यंग एज में अच्छा लगता है तेज गाड़ी चलाना, लेकिन थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपके लिए आपको कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ सकती है।
आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रिकेट ना भी खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट्समैन ना हो, लेकिन उसके बाद भी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो रहती है ना। पढ़ाई भी कर रहे हैं अगर, और मान लीजिए अगर इस तरह से एक्सीडेंट हो जाए तो आपके करियर में बहुत बड़ा एक नुकसान आपको हो सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको हमेशा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि एक बार बहुत तेज गाड़ी जो चलाना चाहते हैं ना, एक बार जरा किसी भी हॉस्पिटल की कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में जाके आपको देख लेना चाहिए कि एक्सीडेंट होने के बाद वहां पे फिर आदमी का क्या होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। हालांकि अब ये कहने की बातें हैं क्योंकि एक उम्र होने के बाद ही मैच्योरिटी आती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अ वाइज मैन इज वन हु अंडरस्टैंड्स एंड हु लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। तो ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पीछे आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही है, और आप सोचिए जरा कि आपको अगर कुछ हो जाए तो आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ हो सकती है। तो खैर चलिए, लेक्चर बहुत हो गया, आगे की बात करते हैं। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स में तो टीम इनकी बहुत अच्छी है। प्रसिद्ध कृष्णा बेचारा पिछले 2-3 साल से हमेशा वो उसकी बड़ी बदकिस्मती है। पिछला भी आईपीएल उसका मिस हो गया था और इस बार भी सुन रहे हैं कि पूरा ही आईपीएल मिस हो जाएगा। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि फिट कम रहता है, अनफिट ज्यादा रहता है। इसको कुछ सीरियसली अपनी बॉडी के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये बहुत ही ज्यादा दुबला पतला मुझे लगता है। ये इसका बिल्कुल हार्दिक पांड्या जैसा ही हाल है, इसका भी हार्दिक पांड्या जैसा ही है। इतने दुबले पतले लोग हैं, कुछ तो बॉडी में मसल और फैट कुछ तो होना चाहिए। इन लोगों के पास इतने पैसे हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि इनको थोड़े फिजियोज और ये न्यूट्रिशियंस वगैरह जो रहते हैं इनसे थोड़ा बात करना चाहिए कि भाई किस तरह से हम अपनी मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। मसल्स और फैट के बिना देखिए आप फिट हो नहीं सकते हैं। एकदम दुबला पतला होके स्पिनर ही काम चला सकता है। आपने देखा होगा वो कमलेश नागरकोटी जो इनका जो राजस्थान में ही था शायद, वो उसके पहले वो कोलकाता में था। अब वो कितना दुबला पतला लड़का था। वो हालांकि बॉल 145 के ऊपर फेंक देता था, लेकिन वो भी हमेशा अनफिट ही रहता है। वो इसी वजह से कि वजन है नहीं, बॉडी में दम है नहीं बिल्कुल, तो वो फिर कैसे होगा। थोड़ा तो वजन बढ़ाना पड़ेगा ना। तो राजस्थान रॉयल्स के साथ इसके अलावा तो इनका कुछ नहीं है, इन्होंने रिप्लेसमेंट भी नहीं मांगा है। फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स में तो जेसन रॉय का हमको पता चला था पर्सनल रीजंस की वजह से उसने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया। उसकी जगह इन्होंने फिल सॉल्ट को भी ले लिया है। और फिर उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फिर वो गस एटकिंसन को भी बुला लिया। उसका भी वर्कलोड मैनेजमेंट करेंगे। अब वर्कलोड मैनेजमेंट जैसे वो लखनऊ सुपर जायंट्स में मार्क वुड को बुला लिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, उसका भी वर्कलोड वो मैनेज कर रहे हैं। अब हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स को तो बहुत मेरे ख्याल से खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को, क्योंकि मार्क वुड का ऐसा पक्का नहीं था कि वो उनके सारे मैचेस खेलेगा। लेकिन उन्होंने जो रिप्लेसमेंट उनको मिला है या उन्होंने जो लिया है वो शमार जोसेफ जो वेस्ट इंडियन बॉलर है जिसने अभी ऑस्ट्रेलिया को धोया था टेस्ट मैच में, ये बहुत ही बढ़िया रिप्लेसमेंट मिल गया। ये यंग लड़का है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है और ही इज ऑन टॉप ऑफ हिज परफॉर्मेंस आफ्टर बीटिंग दिस ऑस्ट्रेलियन टीम। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया इनके लिए कि इनको शमार जोसेफ मिल गया और जिसको ये सारे मैचेस खिला सकते हैं। मार्क वुड के साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी मुझे, और ये अच्छा हुआ इंग्लैंड वालों ने बुला लिया। तो गुजरात टाइटंस के पैसे भी बचे और टेंशन भी कम हुआ, क्योंकि मार्क वुड खुद कोई कम ऐसा नहीं है। वो भी कभी भी अनफिट हो जाता है, इंजरी हो जाती है उसको। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। शमार जोसेफ उनको मिल गया मार्क वुड की जगह, और इधर ये गस एटकिंसन चला गया तो केकेआर ने उसकी जगह दुष्मंता चमीरा को ले लिया। अब दुष्मंता चमीरा लेकिन खुद अपने आप में भी वो काफी इंजरी प्रोन है। आपको मालूम होगा पिछले 2-3 साल में वो भी प्रसिद्ध कृष्णा की तरह वो फिट कम रहा है, अनफिट ज्यादा रहा है। मतलब इस बार वो वर्ल्ड कप भी कहां खेल पाया था 50 ओवर वाला। तो ऐसा है उनका हाल। लेकिन बॉलर तो वो खैर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो फिट रहता है तो केकेआर को फायदा हो सकता है। फिर उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स में मुस्तफिजुर रहमान को हमने देखा 2-3 दिन पहले ही वो स्ट्रेचर पे उसको डाल के ले गए। और फिर उसके बाद उनका जो अपना डेवॉन कॉनवे, तो उसके अंगूठे में चोट लग गई थी, तो वो तो ऑलमोस्ट आधे आईपीएल से बाहर हैं। उसके अलावा मतीशा पथिराना, ये जो बच्चा इनका बॉलर है श्रीलंकन, ये भी सुन रहे हैं कि अनफिट हो गया है। तो अब हालांकि वो चेन्नई सुपर किंग्स को कोई फर्क पड़ता नहीं है,
वो तो मतलब उनको तो ऐसा इनको रिप्लेसमेंट ले ले तो ले ले, नहीं ले ले तो कोई फर्क नहीं। महेंद्र सिंह धोनी को क्या है, महेंद्र सिंह धोनी को बॉलर के नाम पे ऐसा चाहिए जो बस हाथ घुमा के बॉल उधर सामने वाले स्टंप तक पहुंचा दे, बस बॉलर हो गया महेंद्र सिंह धोनी के लिए। बाकी वो खुद कर लेता है कि फील्ड कहां जमाना है, प्लेयर को कब कौन सी सिचुएशन में बॉलिंग देना है, वो सब वो बस वो बॉलर को ना सामने बॉल फेंकना आना चाहिए, चाहे स्पिन हो या नहीं हो, चाहे कुछ भी हो। वो महेंद्र सिंह धोनी इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द स्किल ऑफ अ प्लेयर एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, वो कर लेता है काम अपना। तो चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी फिर दिल्ली कैपिटल्स में हैरी ब्रुक की बेचारी की दादी स्वर्ग से धार गई, तो वो उसने काफी, मुझे लगता है इमोशनली अटैच रहा होगा वो, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और उसने एक्सक्यूज ही कर लिया अपने आप को। तो चलिए ठीक है, हालांकि हैरी ब्रुक से मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, और लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं लिया है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, वो भी ये एक इंडिकेशन है कि दिल्ली कैपिटल्स भी हैरी ब्रुक के ऊपर कोई बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहे थे, अदरवाइज वो रिप्लेसमेंट लेते ना उसके लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद लुंगी एनगीडी जरूर दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बड़ा धक्का है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भले बैंक करें या ना करें, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि लुंगी एनगीडी को खिलाना चाहिए, क्योंकि नोकिया जो इनका बॉलर है साउथ अफ्रीकन, उसकी खुद की फिटनेस का भरोसा नहीं है। तो मुझे तो, अगर आपको याद हो आईपीएल की जो हमने टीम एनालिसिस की थी दिल्ली कैपिटल्स की, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये नोकिया और लुंगी एनगीडी को अल्टरनेटिवली खिला सकते हैं, लेकिन अब तो सारा भार नोकिया के ऊपर ही आ जाएगा। अब नोकिया के ऊपर सारा भार आया और कहीं उसका पैर वैर मुड़ गया या कुछ हो गया, चोट लग गई, तो फिर तो दिल्ली कैपिटल्स की बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर तो इनको वो मुकेश कुमार होल्डिंग को खिलाना पड़ेगा मैचेस में, और वो उसको खिलाया दिल्ली कैपिटल्स का तो भगवान ही मालिक क्या होगा इनका। फिर मुंबई इंडियंस में देखिए, स्काई तो शुरू से ही इंजर्ड चल रहा था, और अभी भी कल ही उसका वो आया है जबकि एनसीए ने उसको कह दिया कि भाई अभी तुम फिट नहीं हो खेलने के लिए, और फिर से आओ टेस्ट करवाने के लिए, और उसके बाद पता चलेगा कि तुम 25 मार्च का मैच खेल पाओगे या नहीं। ये स्काई का तो धक्का है काफी, मतलब स्काई इज अ बिग प्लेयर, अब इसके बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। फिर उसके बाद उनका जो दिलशान मधुशंका, वो भी सोच रहे थे कि फिट हो जाएगा, लेकिन वो भी अभी तक फिट नहीं हो पा रहा है, और उसके बारे में सुन रहे हैं कि कुछ शुरू के मैचेस नहीं खेल पाएगा। अब गेराल्ड, इसका मतलब ये है कि गेराल्ड कुडसे की जगह पक्की हो जाएगी टीम में, क्योंकि एक बहुत बड़ा धक्का मुंबई को लगा है जब ये जेसन ब्रैंडॉफ इनका अनफिट हो गया, और सुन रहे हैं कि वो पूरी आईपीएल से ही बाहर हो जाएगा। वो उनका बहुत अच्छा बॉलर था पिछले दो एक सालों में, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, काफी इंप्रूव किया। लास्ट ईयर तो ही वॉज वेरी इफेक्टिव, तो मतलब कई मैचेस जिताने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो इनके लिए वाकई बहुत बड़ा धक्का है, और हार्दिक पांड्या का मुझे अभी भी डाउट है कि वो बॉलिंग कर पाएगा या नहीं। तो अब इन लोगों के लिए थोड़ी सी बॉलिंग मैनेज करना मुश्किल होगी, क्योंकि स्पिन तो इनके पास वैसे ही कमजोर है। वो पुराना चावल है हमारा पीयूष चावला, वो देखें क्या करता है, कैसी फिटनेस है उसकी। तो मुंबई के लिए ये काफी सोचने की बात हो सकती है। तो ये है अभी इंजरी की अपडेट, और इंजरी के बाद से मुझे ये लगता है कि टीमें सीएसके को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी टीमों ने भी मैनेज कर ही लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है शमार जोसेफ के रूप में, और केकेआर को भी जेसन रॉय की जगह फिल सॉल्ट मिल गया है। उनका भी टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत ये ऐसा हो जाएगा कि भाई गुरबाज अगर परफॉर्म नहीं करता है तो फिल सॉल्ट उसकी जगह एज अ विकेट कीपर ओपनर आ सकता है। तो कुल मिला के ठीक है, लेकिन मुंबई को मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झटका लगा है ये इंजरीज की वजह से। अब ये सारी डिस्कशन के बाद अब अगर हम बात करें कि इस आईपीएल में प्रोबेबल टॉप 4 टीम्स कौन सी हो सकती है, तो मेरा ये मानना है, आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है। पहला तो देखिए सीएसके देखिए, उनकी बहुत ही ज्यादा बैलेंस स्क्वाड है, और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी है। कुल मिला के बहुत ही राउंडेड, वेल राउंडेड उनकी टीम है, उसमें से वो किसी को भी खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है वो श्योर शॉट एक प्लेऑफ की दावेदार टीम है। दूसरी मुंबई इंडियंस, मुझे लगती है कि मुंबई इंडियंस का भी जो स्क्वाड है वो डिस्पाइट इंजरीज मुझे लगता है प्लेऑफ में तो जाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तीसरी टीम मुझे ऐसा लगता है इस बार कि आरसीबी को जाना चाहिए प्लेऑफ्स में। उनकी टीम भी बहुत अच्छी है और उनके साथ सबसे अच्छी चीज इस बार ये हुई है कि एंडी फ्लावर ने उनका एज कोच उनको ज्वाइन किया है। और एंडी फ्लावर आप लोगों को पता है, मैं एक बार पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि मेरा फेवरेट कोच है एंडी फ्लावर। वो जहां जहां भी जिस टीम के साथ भी रहा है वो टीमों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है किसी भी लीग में। आप अगर उसका लीग का रिकॉर्ड भी उठा के देख लें तो उसकी टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आरसीबी की टीम में जो अभी तक हिस्टोरिकली जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। वो एंड टाइम पे, जिनको कहते हैं ना कि क्रूशियल मोमेंट्स पे वो गड़बड़ करते हैं, वो मोमेंट्स को प्लग इन करने के लिए मुझे लगता है कि एंडी फ्लावर इज द बेस्ट पर्सन फॉर दैट। क्योंकि एंडी फ्लावर को गेम की बहुत अच्छी समझ है, टीम का कॉम्पोजिशन और छोटी मोटी जो एंड टाइम पे जो गड़बड़ हो सकती है उसमें काफी इनपुट वो दे सकता है। तो मुझे लगता है कि एंडी फ्लावर के आने से आरसीबी की टीम को बहुत ज्यादा बल मिलेगा इस बार। और वैसे भी अगर एंडी फ्लावर ना भी हो तो प्लेऑफ की तो एक दावेदार मुझे लगती है। अब हालांकि ये है कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा झटका उनको ये लग सकता है कि उनकी जो वुमेन्स टीम ने जो अभी WPL जीता है ना, इसकी वजह से अब क्या होगा कि इनके ऊपर, लड़कों की टीम के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। अगर इनके दिमाग में ये आया कि अगर हम नहीं जीते तो हमको बहुत गालियां पड़ेंगी। अभी 2 साल हुए हैं और आरसीबी की लड़कियों की टीम ने WPL जीत लिया और तुम 16 साल से झक मार रहे हो और उसके बावजूद कुछ कर नहीं पाए। तो ये प्रेशर अगर कहीं ले लिया ना लड़कों ने तो इनकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है प्लेऑफ में जाने के लिए तो मेरी तीसरी टीम आरसीबी है। चौथी टीम की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि डिस्पाइट द वीकनेस इन बॉलिंग, राजस्थान रॉयल्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। राजस्थान रॉयल्स, और अगर जॉस बटलर ने, पिछली बार खैर उसका आईपीएल बहुत खराब रहा था, हालांकि उन लोगों ने बहुत गड़बड़ भी की थी। वो जो लास्ट लीग मैच में इन लोगों ने इनको आरसीबी के साथ लास्ट लीग मैच जो इनका हुआ था वो मैच ये इनको जीतना जरूरी नहीं था। ये अगर हार भी जाते तो इनको सिर्फ ये इंश्योर करना था कि ये बहुत बड़े अंतर से ना हारे, तो ये नेट रन रेट के बेसिस पे ये चौथी टीम हो जाते प्लेऑफ में। लेकिन आप देखिए ये सिर्फ ना हारे बल्कि बहुत बड़े अंतर से हारे, इतने बड़े अंतर से हारे कि ये नेट रन रेट में पीछे ही हो गए और इसकी वजह से ये लोग चौथी टीम नहीं बन पाए प्लेऑफ में जाने की। अदरवाइज ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे डिस्पाइट जॉस बटलर नॉट परफॉर्मिंग। तो अगर इस बार जॉस बटलर ने पिछली बार से थोड़ा 50% भी बेटर कर दिया, क्योंकि अभी मैं 50% क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जॉस बटलर का पिछले काफी टाइम से इसका परफॉर्मेंस बड़ा खराब चल रहा है। इवन वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है, इसके तो बल्ले में बॉल लगी नहीं रही थी, इसकी बल्ले में सिर्फ एज में लगती थी बॉल। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर देता है, पिछले बार से 50% बेटर कर दे, तो राजस्थान रॉयल्स तो बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। अदरवाइज जॉस बटलर की परफॉर्म ना करने के बाद भी मुझे लगता है कि ये लोग पहुंच जाएंगे। ये चौथी टीम मेरी हो सकती है प्लेऑफ में जाने वाली। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि कौन सी और टीम मुझे दावेदार लगती है, एक तो गुजरात। हालांकि गुजरात टाइटंस लोगों को ये लग रहा है कि ये बड़ी कमजोर हो गई है, मोहम्मद शामी नहीं है या फिर अपना हार्दिक पांड्या चला गया है, तो इसकी वजह से कमजोर हो गई है। लेकिन उनके यहाँ पे भी परफॉर्मर्स हैं और अगर शुभमन गिल ने कप्तानी में गड़बड़ नहीं की तो क्या होगा कि कप्तानी में, बल्कि उल्टा है, अगर उसने बैटिंग अच्छी की तो वो कप्तानी भी अच्छी करेगा, क्योंकि आशीष नेहरा करवा लेगा उससे, केन विलियमसन उसका सपोर्ट है, ये लोग मिल मिला के कर लेंगे काम। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, मुझे केएल राहुल का देखिए, अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बस उनके यहाँ अगर केएल राहुल नहीं आया तो ये प्रॉब्लम है कि कप्तानी कौन करेगा। और कृणाल पांड्या करेगा तो वो है तो हार्दिक पांड्या का भाई, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर तो मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उन लोगों ने इस बार विकेट चेंज किया, स्लो विकेट नहीं हुआ, तो कृणाल पांड्या का तो खेलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कृणाल पांड्या जैसा स्पिनर है उसको तो वही चाहिए, वो थकी हुई पिचेस और स्लो पिचेस। क्योंकि अगर बैटिंग विकेट्स हुए तो कृणाल पांड्या तो मुझे टीम में ही नहीं दिखता है। तो फिर हालांकि उन्होंने निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन डिक्लेयर कर दिया है। अब निकोलस पूरन को कितना कप्तानी का एक्सपीरियंस है और आईपीएल में कप्तानी करना बहुत डिफरेंट है। तो बस यहाँ पे ये लोग मार खा सकते हैं
वैसे तो ऐसा है कि केएल राहुल ही कौन सा अच्छा कप्तान है। केएल राहुल ने आईपीएल में क्या किया है, तो इसलिए मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स वहां थोड़ी मार खाती हुई नजर आती है। इनके अलावा बाकी टीमों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, दो टीमें जो बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, उनमें से एक है केकेआर और दूसरी है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जिसके बारे में एक्चुअली मतलब मुझे प्रीति जिंटा की वजह से ऐसा लगता है कि अरे इस टीम को कुछ अच्छा करना चाहिए। और ऑन पेपर वो टीम बहुत अच्छी लगती है, उसके प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, उनकी बॉलिंग अच्छी खासी स्ट्रांग है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आरसीबी से ज्यादा स्ट्रांग उनकी बॉलिंग है। और सेम गोज विद केकेआर ऑल्सो, उनकी भी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आरसीबी इन दोनों टीमों से कहाँ नंबर मारती है, वो है उनकी बैटिंग। मतलब बैटिंग में तो आरसीबी के पास जो बैट्समैन है उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक्सपीरियंस वाइज कोई मुकाबला नहीं है। इतने लंबे मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, इतना लंबा करियर है उन बैट्समैन का, तो उसके आगे मुझे लगता है कि वो बॉलिंग की अपनी कमजोरी को ओवरकम कर लेंगे इन टीमों के सामने। और ये जो खासतौर पे केकेआर है, अब केकेआर की टीम में बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी टीमों से उनका बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन बैटिंग में उनके एक्सपीरियंस नहीं है और बैटिंग में वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब मतलब आप देखिए कि वो डिपेंड कर भी रहे हैं तो किसके ऊपर कर रहे हैं, रिंकू सिंह के ऊपर कर रहे हैं। जबकि रिंकू सिंह को अभी मुश्किल से 1 साल हुआ है खेलते हुए। उसके अलावा कौन सा और बैट्समैन है, एक जेसन रॉय था जो कि चला गया। उसके अलावा अभी फिल सॉल्ट है या फिर गुरबाज है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग कंसिस्टेंटली आपको मतलब 18 मैच अगर खेलने हैं तो उसमें से ऐसा नहीं है कि 10 मैचेस में आपको रन बना के देंगे। और फिर कोई भरोसा नहीं है कि बीच में ऐसे आउट ऑफ फॉर्म हो जाए जैसे कि बीच में गुरबाज हो गया था, बल्कि अभी रिसेंटली भी वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उसका कहीं भी स्कोर नहीं आ रहा है कुछ। इसी तरह से पंजाब के साथ क्या प्रॉब्लम है कि पंजाब में भी कहने को नाम है, लेकिन अब शिखर धवन तो देखिए बिल्कुल ढलान के ऊपर है। बेयरस्टो अभी बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म था, अब वो आईपीएल में क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी लियम लिविंगस्टन जैसे टुल्ले जो हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये चले, अगर चलेंगे भी तो कितने मैचेस में, कंसिस्टेंसी का इनका सवाल है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है पंजाब की, लेकिन बैटिंग पे मुझे भरोसा नहीं आता है। और सिमिलरली केकेआर की मुझे बॉलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, तो वहां पे भी अब आंद्रे रसेल के ऊपर भी आप कितना भरोसा कर सकते हैं, क्या करेंगे। वो भी पिछले 2 साल से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। ओपनिंग में इनके पास अगर वेंकटेश अय्यर चला तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज नीतीश राणा को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर का मुझे कोई भरोसा नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो उसकी फिटनेस का भी सवाल है। दूसरी बात यह है कि अभी वो परफॉर्म कर पाएगा T20 में या नहीं, ये मेरे को तो बहुत सीरियस डाउट है इसके ऊपर। अदरवाइज केकेआर की टीम भी मुझे अच्छी लगती है। दूसरी बात यह है कि आरसीबी को अगर टेक्निकली कोई मात दे सकता है तो वो केकेआर दे सकता है, क्योंकि वहां पे गौतम गंभीर है। लेकिन अब चूंकि आरसीबी में एंडी फ्लावर आ गया है, इसलिए यहां पे गौतम गंभीर को थोड़ा टफ कंपटीशन हो सकता है आरसीबी से। और दूसरी बात यह है कि जब इन दोनों के बीच में आपस में मैच होंगे, एक तो वो मैच का एक्साइटमेंट ही अलग होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि फिर वहां पे टेक्टिकल बहुत ज्यादा चेस खेली जाएगी, जिसको कि मतलब गौतम गंभीर उनको पटकनी देने की कोशिश करेगा एंडी फ्लावर को, और एंडी फ्लावर केकेआर को। तो अब ये बहुत ही ज्यादा मजेदार काम होने वाला है। मतलब हमारी तो ये इच्छा होगी कि ये प्लेऑफ में सारी टीमें ही पहुंच जाएं, क्योंकि फिर प्लेऑफ मजेदार होंगे। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, जाएंगी तो कोई 4 टीमें ही। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मामला होगा पंजाब किंग्स के साथ भी और केकेआर के साथ भी। और क्या भरोसा ये कभी इन दोनों में से कोई टीम आउट ऑफ द स्किन खेल जाए। खैर आउट ऑफ द स्किन खेलने का जहां तक सवाल है तो वो फ्रेज जो है वो एप्लीकेबल होता है पंजाब किंग्स के ऊपर, क्योंकि केकेआर तो प्रूव कर चुके हैं कि हाँ वो खेल लेते हैं अच्छा, वो जीते भी हैं और प्लेऑफ्स में भी वो ज्यादा पहुंचे हैं। पंजाब किंग्स का तो बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन वो मुझे टीम अच्छी लगती है, उनको कुछ करना चाहिए। शिखर धवन इस बार लगा दे को 700-800 रन ठोक दे और उसके बाद रिटायरमेंट ले ले आईपीएल से। तो कुल मिला के ये मेरी एनालिसिस है इन दोनों टीमों के बारे में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये शायद प्लेऑफ ना कर पाए, पंजाब और केकेआर दोनों ही। केकेआर अगर बैटिंग में कुछ कर लेती है तो शायद कुछ ऊपर पहुंचने की कोशिश इनकी सफल हो सकती है।
अदरवाइज तो जो चार टीमें हमने डिस्कस की है वो चार टीमें ही मुझे प्लेऑफ में जाती हुई दिखती है। तो कुल मिला के मेरी चार टीमें तो प्लेऑफ की यही नजर आती हैं, सीएसके, मुंबई, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स। और 5वें नंबर पे मुझे लगता है कि ये गुजरात जायंट्स हो सकती है। हाँ, अगर ऑन पेपर देखा जाए ना तो एसआरएच की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। मतलब वहां जितने भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनके जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनमें से आंख मूंद के आप किसी को भी खिला सकते हो, ऐसे स्ट्रांग ओवरसीज प्लेयर्स हैं। लेकिन उनके यहां मुझे उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे उतना भरोसा नहीं है जितना मुझे ओनर्स की परफॉर्मेंस पे भरोसा है। ओनर्स उनके पक्का गड़बड़ करेंगे और ओनर्स ही अपनी टीम की टांग पकड़ के नीचे खींचते आए हैं अभी तक, और वो अभी भी करेंगे, ये मुझे पक्का दावा है। अदरवाइज ये टीम इतनी अच्छी है ऑन पेपर कि इनको तो विनर होना चाहिए, लेकिन ये होंगे नहीं, ये प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचेंगे। आप देखते जाना अभी ये क्या क्या कबाड़ा करते हैं अपनी टीम का। तो इनके यहाँ डेनियल विटोरी भी पानी मांगेगा और पैट कमिंस भी हाथ जोड़ लेगा इनसे कि भैया मुझे माफ करो, मैं तुमको अपनी तरफ से पैसे दे देता हूं, मेरे 20 करोड़ तो रहने दो। तो ये हाल हो जाने वाला है एसआरएच का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो प्लेऑफ्स के मैं प्रोबेबल कैंडिडेट्स बता रहा हूं, आप लोग इससे अग्री करते हैं या आप लोगों का कुछ डिफरेंट ओपिनियन है, या आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स ऐसे नजर आते हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए? तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। अभी 2 दिन और हैं आईपीएल शुरू होने में। देखिए अगर कुछ होता है तो हम एक प्रीव्यू का वीडियो भी कर सकते हैं। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। Thank you so much.